आज से ठीक 51 साल पहले 25 जून को ही रात के 12 बजे जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोकतंत्र की तस्वीर को अगले कुछ महीनों के लिए बदल कर रख दिया। आम लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी उनके साथ कुछ हो सकता था। उस रात नेताओं के साथ साथ देश के पत्रकारों की भी नींद उड़ गई। दिल्ली के कई बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई। कई अखबारों को सील करने का आदेश आया। अगली सुबह लोग जब अखबार खरीदने पहुंचे तो पता चला कि कई अखबार तो छपे ही नहीं हैं, और जो अखबार छपे हैं उसमें सरकार के खिलाफ एक भी खबर नहीं है। मतलब कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। प्रेस की आज़ादी को कैद करने के साथ शुरू हुआ इमरजेंसी का ये काला अध्याय, जहां इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इमरजेंसी लागू करने से पहले सरकार को बड़े अच्छे से पता था कि अगर जनता इस आपातकाल के विरोध में सड़कों पर उतरी तो सत्ता की सत्तागिरी यही खत्म हो जाएगी। इसलिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही सबसे पहले सूचना पर नियंत्रण किया। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग, जिसे उस समय भारत की फ्लीट स्ट्रीट कहा जाता था, वहां कई बड़े अखबारों के दफ्तर थे। रात में इस इलाके की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन अखबार छपे ही न। कई अखबारों के पहले संस्करण रुक गए। सुबह लोगों तक पूरी खबर नहीं पहुंच पाई, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब हर खबर पर सरकार का गहरा पहरा था। हर अखबार पर प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया। नियम साफ था कि सरकार की मंजूरी के बिना स्याही की एक बूंद भी नहीं चलेगी। अगर किसी खबर में सरकार की आलोचना भी होती तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन से रोक दिया जाता। अगर विपक्ष की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसे छापने की अनुमति नहीं मिलती थी। अगर किसी गिरफ्तार नेता की भी खबर छप रही थी तो उसे रोक दिया जा रहा था। यानी कि अब अखबार खबर तो छाप सकते थे, लेकिन सिर्फ सरकार के पक्ष में। इमरजेंसी ने तानाशाही की नींव लगभग तैयार कर दी थी, लेकिन उस समय के कई अखबार और पत्रकार फिर भी झुकने को राजी नहीं हुए, जिसके चलते सैकड़ों पत्रकार गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए। सबसे चर्चित नामों में थे कुलदीप नैयर। उन्हें MISA के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। KR मलकानी उन पहले पत्रकारों में थे जिन्हें इमरजेंसी लगने की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई। कई विदेशी पत्रकारों के वीजा तक रद्द कर दिए गए। द गार्जियन और इकोनॉमिस्ट के रिपोर्टर्स को धमकियां मिलने लगी देश छोड़ने की। फिर भी जब अखबार नहीं रुके तो उनके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। न्यूज प्रिंट की सप्लाई कम कर दी गई। हर तरह से आर्थिक दबाव बनाया गया ताकि वे खुद ही चुप हो जाएं। द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, हिम्मत और मदरलैंड जैसे अखबार लगातार सरकारी दबाव में रहे। मदरलैंड का प्रकाशन ही बंद करा दिया गया, लेकिन फिर भी कई अखबार यहां भी नहीं रुके। कुछ संपादकों ने विरोध में अपने अखबार के पन्ने ऐसे ही खाली छोड़ दिए, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस। तो वही कुछ अखबार काले पन्नों के साथ अपने अखबार निकाले। ये एक साफ संदेश था सरकार को कि जब हमें सच लिखने की आज़ादी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये प्रोटेस्ट आज भी भारतीय पत्रकारिता इतिहास में एक बड़ा अनोखा विरोध साबित हुआ। और तो और समाचार भी सरकार का हो गया। सरकार ने सिर्फ अखबारों को ही नहीं रोका। देश की 4 प्रमुख समाचार एजेंसियां, जिसका नाम था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती, इन सबको मिलाकर एक कर दिया गया और इसका नाम दिया गया समाचार। अब अधिकांश सरकारी खबरें एक ही स्रोत से पूरे देश में भेजी जाने लगी। इस एजेंसी की खबरों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के एक अधिकारी को तैनात कर दिया था। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि अखबारों में केवल सरकार के पक्ष वाली खबरें ही पहुंचे, यानी सूचना का प्रवाह भी लगभग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब पत्रकारों के पास जो मंच था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसे भी डिसॉल्व कर दिया गया था। यानी कि पत्रकार अब कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी के नेतृत्व में निकलने वाली जो साप्ताहिक पत्रिका हिम्मत थी, कुछ आपत्तिजनक खबरें प्रकाशित करने के आरोप में उस पर भी जुर्माना लगा दिया गया था। कुल मिलाकर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई थी। इसके अलावा इंडिया इज इंदिरा
एंड इंदिरा इज इंडिया का एक नारा दिया गया, जो इमरजेंसी के दौर का सबसे चर्चित राजनीतिक नारा था। यह नारा देवकांत बरुआ ने 1975 में दिया था। उस समय वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस नारे का मतलब था कि देश और इंदिरा गांधी को एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता है, यानी इंदिरा गांधी ही भारत की पहचान है और भारत की स्थिरता उनके नेतृत्व पर निर्भर है। हालांकि इस बयान की विपक्ष ने आलोचना की। उनका कहना था कि किसी भी लोकतंत्र में देश किसी एक नेता से बड़ा कैसे हो सकता है। इसलिए इस तरह का नारा पर्सनालिटी कल्ट और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण का प्रतीक माना गया। लेकिन यह इमरजेंसी बहुत अधिक सालों तक नहीं रही। आपातकाल लागू होने के 21 महीनों बाद इंदिरा गांधी द्वारा जनवरी 1977 में अचानक आम चुनाव कराने की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी ने जनता के मूड को भांपते हुए जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का फैसला किया। चुनावी घोषणा के साथ ही जेलों में बंद प्रमुख विपक्षी नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी को रिहा कर दिया गया और प्रेस पर लगी सेंसरशिप में ढील दे दी गई। मार्च 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और इस तरह से देश में पहली बार विपक्ष बड़े पैमाने पर मजबूत हुआ। एक नए पार्टी की सरकार बनी। हालांकि ये सरकार भी ज़्यादा महीनों तक नहीं चली। जनता पार्टी की सरकार वैसे तो बहुत मजबूत थी, लेकिन आंतरिक खींचतान और महत्वाकांक्षाओं के कारण यह ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। पार्टी के भीतर अलग अलग गुट जैसे जनसंघ और समाजवादी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और उनके उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बीच मतभेद लगातार बढ़ते गए। जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह ने बगावत कर दी और कई सांसदों के साथ सरकार का समर्थन वापस ले लिया। बहुमत खोने के कारण 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही जनता पार्टी की पहली सरकार गिर गई। लेकिन सबसे जरूरी, इस शासनकाल में 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई थी। इसके बाद भारतीय लोकतंत्र ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। संविधान में कई बदलाव किए गए। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस शुरू हुई और आज भी जब प्रेस की आज़ादी पर चर्चा होती है तो 1975 की इमरजेंसी का जिक्र सबसे पहले होता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, इसलिए इसको बचाए रखना भी बेहद जरूरी है। 1975 की इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि जब प्रेस की आवाज़ दबती है तो सबसे पहले जनता का अधिकार छिनता है, सच जानने का अधिकार छिनता है। आपका क्या कहना है इस इमरजेंसी को लेकर? इंदिरा गांधी का ये आपातकाल लगाने का फैसला कैसा था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इससे जुड़ी और कुछ आप बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं एयर नाउ। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,